हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? बढ़िया, ऑलवेज बढ़िया रहिए, स्वस्थ मस्त खुश रहिए, रहना चाहिए, हमेशा रहना चाहिए। चलिए आज बात करते हैं चीन के बारे में। ऐसा क्या हो रहा है? क्या चीन में बूढ़े लोगों की संख्या बढ़ रही है? डिपेंडेंसी वाले जो लोग हैं, क्योंकि जनरल जब यही रियलिटी है कि 60 से ऊपर तो गवर्नमेंट हमारे यहाँ इंडिया में भी रिटायर कर देती हैं। तो जब ओल्ड सिटीज़न होते हैं, सीनियर सिटीज़न, वो डिपेंडेंसी होती है उनका पर, अपने पोतों पर, अपने बेटों पर, बच्चों पर अपनी डिपेंडेंसी होती है, उनकी डिपेंड होते हैं वो। तो जो वो जनरेशन होती है वो डिपेंडेंसी वाली होती है, वर्क वाली नहीं होती कि वर्क करेगी वो देश को बढ़ाएगी। नहीं, कहीं ना कहीं वो चीज़ें जितनी जो वो यूथ एज में, यंग एज में कर सकते थे वो नहीं कर पाते हैं, डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। तो यही बात है, क्या चाइना बूढ़ा हो रहा है? जिस चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी इतनी स्ट्रिक्ट तरीके से लागू की थी, इतने रूल्स और रेगुलेशन बनाए थे कि अगर 1 से 2 बच्चे हो जाते हैं किसी को तो बहुत बड़ा भारी हर्जाना जुर्माना भरना होता था, जेल तक भी हो जाती थी। इतने बड़े रूल्स और रेगुलेशन बनाए थे, इतने स्ट्रिक्ट। वो चीन आज पैनिक क्यों हो रहा है? क्यों 2 चाइल्ड पॉलिसी, फिर बहुत उसके बाद कुछ टाइम बाद ही 3 चाइल्ड पॉलिसी, 3 चाइल्ड पॉलिसी लागू कर रहा है? क्यों इतना पैनिक हो रहा है? क्या ऐसी स्थिति आ गई? और यहाँ पर एक सवाल आपसे और पूछना चाहूँगी कि हमारे देश में भी हमेशा जनसंख्या नियंत्रण के लिए बात करते रहते हैं कि 1 चाइल्ड पॉलिसी हो, तो क्या 1 चाइल्ड पॉलिसी सफिशेंट रहेगी इंडिया जैसे देश के लिए? क्या है? तो हम कहीं ना कहीं नुकसान हम ये जान सकते हैं, कहते हैं ना कि ज़रूरी नहीं है नुकसान अपने ऊपर ही झेल कर पता करा जाए कि इस चीज़ का नुकसान क्या। अगर दूसरे से हमें सीख मिल रही है तो वो भी लेना चाहिए। ये सिर्फ चाइना में नहीं है कि जनसंख्या बढ़ाने के लिए, यूथ पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए इतने बड़े तौर पर एफर्ट्स किया जा रहा है। ये रूस में भी है, रशिया, जर्मनी, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनकी जनरेशन ओल्ड हो रही है, डिपेंडेंसी वाली जनरेशन ज़्यादा बढ़ रही है। तो ये सिर्फ यहाँ नहीं कहा जा सकता। तो हम अपने भारत में, आपसे एक सवाल है, आप बताइए कितने हद तक सही रहेगा? बिल्कुल जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, ऐसा नहीं है, वो अपने स्तर पर होना चाहिए क्योंकि आपके अपने राइट्स हैं वो। और हमें क्या सोचना चाहिए? हमें यूटिलाइजेशन का सोचना चाहिए कि हम किस तरीके से जो हमारी यूथ पॉपुलेशन है उसको यूटिलाइज करें। ऐसा नहीं कि भाई बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से हम जनसंख्या नियंत्रण के लिए उपाय करें, वो भी सही नहीं रहेगा क्योंकि इसका हम देख रहे हैं ना, हम भविष्य में ऐसी कुछ चीज़ें हमारे देश पर बीतें, ये चीज़ें ठीक नहीं है। तो ये आपके लिए सवाल है कि आप सोचिए कि क्या स्ट्रिक्ट तरीके से जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करना चाहिए, या फिर जो जनसंख्या नियंत्रण कानून है या फिर जनसंख्या नियंत्रण है वो अपने ऊपर होनी चाहिए, हमें अपने लिए, कि हमारी जो फैमिली है वो अर्निंग उसकी कितनी अच्छी अर्निंग है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छी पेरेंटिंग कर सकते हैं। पर आप 8 से 10 होते हैं और पेरेंटिंग नहीं कर पा रहे हैं, अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, तब चीज़ें गलत हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपके अपने ऊपर डिपेंड करती हैं। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल हम स्ट्रिक्ट तौर पर 1 चाइल्ड पॉलिसी या 2 चाइल्ड पॉलिसी ही लागू कर दें, क्योंकि भविष्य में इसके घातक निर्माण, जिसे हम वरदान कहते हैं, वो अभिशाप का भी रूप ले सकता है, जैसे चाइना में वर्तमान समय में ले रहा है। तो जनसंख्या नियंत्रण करनी चाहिए बिल्कुल, पर हमें अपने स्तर पर, हमें खुद जागरूक होना पड़ेगा। ये हमारा अधिकार है, तो हमें खुद जागरूक होना चाहिए कि हमारी फैमिली जो स्थिति है वो कैसी है, हमारे अर्निंग के सोर्सेज कैसे हैं। और साथ ही साथ एक महिलाओं को कि हाँ 2 से 3 बच्चे के बाद हेल्थ ज़्यादा ख़राब ना हो, क्योंकि बहुत हेल्थ का भी इशू रहता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अल्टीमेट बस मैं आपसे यही कहना चाह रही थी कि आप ऑल ओवर देखिए कि स्थिति कैसी होनी चाहिए, कि स्ट्रिक्ट तौर पर भी जनसंख्या नियंत्रण का कानून होना चाहिए। चलिए आज हम चीन के बारे में बात करेंगे। चीन जो लगभग भारत के साथ ही आज़ाद हुआ, आप हिस्ट्री में जाके देखेंगे तो आप जानेंगे कि चीन और भारत लगभग साथ में ही दोनों को आज़ादी मिली थी। और ये बात आप जानते हैं या नहीं, परंतु जानना ज़रूरी है कि भारत से भी ज़्यादा खराब स्थिति में था चीन, भारत से भी ज़्यादा चीन का शोषण किया गया था, और ये रियलिटी है। दोनों साथ में आज़ाद हुए थे
और यहाँ पे एक और क्वेश्चन है आपके लिए कि जब दोनों साथ में आज़ाद हुए तो ऐसी क्या स्थिति, क्या तकनीकें रहीं, क्या ऐसे रूल्स और रेगुलेशन बनाए गए, क्या ऐसा कार्य किया गया, क्या ऐसी नीति निर्माण की गई जो भारत और चीन दोनों अलग अलग स्थिति में दिखाई देते हैं। आप ये चीज़ें देख सकते हैं कि क्या ऐसा तरीका था जो चीन ने अपनाया और क्या ऐसा तरीका रहा जो भारत कहीं ना कहीं अपनाने में पीछे रह गया थोड़ा बहुत। और आप इसमें बहुत सारी चीज़ें तुलना कर सकते हैं, वहाँ की सरकार की, यहाँ के सरकार की, यहाँ के जैसे संसदात्मक सरकार है, वहाँ पर आप कह सकते हैं कम्युनिस्ट सरकार है, वहाँ पे राजतंत्र है अभी भी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, यूपीएससी का क्वेश्चन भी हो सकता है। तो 2 क्वेश्चन आपके लिए हो गए हैं। चलिए बात करते हैं चाइना की ही। चाइना शुरुआत आज़ादी के बाद जब चाइना आज़ाद हुआ तो स्थिति बहुत ख़राब थी। 1949 जब वहाँ के जो राजा थे या प्रधानमंत्री, किंग जो भी कहना चाहे, वो माओ से तुंग के द्वारा आधुनिक चीन की स्थापना की गई। उन्होंने लिबरल पीपल्स, तो माओ से तुंग के द्वारा लिबरल पीपल्स कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई। वहाँ से शुरुआत होती है आधुनिक चीन की। उनका एक मानना था, वो जो जनरेशन थी, इंसान थी, आदमी थे, इंसानों को माओ से तुंग बहुत कीमती चीज़ मानते थे। वो सोचते थे कि जितनी ज़्यादा इंसान होंगे उतना ही बेहतर होगा किसी देश के लिए, यानी कि जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी उतना ज़्यादा बेहतरी होगी किसी अपने देश के लिए उनका ऐसा मानना था। जब चीन आज़ाद हुआ था उस समय वही हालात थे उसके, मैंने अभी बताया कि भारत से भी बदतर हालात थे, बेरोजगारी, उत्पादन की कमी, तो बहुत सारी ये सारी चीज़ें थी। उनके साथ उन्होंने धीरे धीरे करके सुविधाएं बेहतर की, पर वहाँ पे जो सुविधाएं बेहतर बनाने का तरीका था वो भारत जैसा नहीं था, कुछ अलग तरीका था, क्योंकि वहाँ पे राजतंत्र था। आज तक भी वहाँ पे राजतंत्र ही है, आप कह सकते हैं। 1958 की बात करते हैं। एक महत्वपूर्ण कानून बनाया गया, एक महत्वपूर्ण पत्र जारी किया गया, महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई। वो सूचना थी द ग्रेट लीप फॉरवर्ड। ये क्या था? इसमें कृषि का, जो मजदूर लोग होते थे ना, कृषि जो करते थे, उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। फसल उगाने का कोटा निर्धारित कर दिया गया, जिसके आधार पर सरकार उनको खाना देती थी। अब खाना देती फसल, मौसमी फसल थी, मौसम अब तक भी देखते हैं आप, भारत में मौसम की मार हो जाती है कई बार फसल पर। तो वही चीज़ वहाँ पर उस समय भी हुई, क्योंकि चीन अभी इतना डेवलप नहीं हुआ था, तो मौसम की मार कृषि पर भी पड़ी। जब फसल सारी बर्बाद हो गई तो मज़दूर लोग क्या करें, खाली हो गए। तो उन मज़दूरों को उठाकर फैक्ट्री वगैरह में लगा दिया गया। क्या हो गया? वो अनस्किल्ड हो गए। उन्हें जानकारी तो कृषि करने की थी, अब वो फैक्ट्री में कैसे काम करेंगे, तो अनस्किल्ड लेबर थी। अब धीरे धीरे किया गया, फैक्ट्री वगैरह में अनस्किल्ड लेबर लगा दी गई। तो आप जानते हैं कि जब अधजल घगरी, कहते हैं ना, ज्ञान अधूरा होता है, पता ही नहीं था उन्हें, तो क्योंकि वो कृषि करते थे, फैक्ट्री का काम उन्हें नहीं पता था, अनस्किल्ड थे। तो ये एक सिनेरियो बना, इस तरीके की सिचुएशन बनी कि जो वहाँ के लोग थे वो इतनी अच्छी तरीके से वर्क नहीं कर पा रहे थे और जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी, जनसंख्या विस्फोट होता जा रहा था। अब एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई कि इनको खाना भी देना है, बेरोजगारी जैसी समस्या भी उत्पन्न हो गई, पेट भी भरना है, चीन को एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनना था। तो ये कुछ सारी चीज़ें थी। तो यहाँ पे सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण की जो बात थी वो माओ से तुंग के समय से ही उठने लगी, पर लागू नहीं कर सके। 1970 के दशक में ये बातें उठने लगी कि जनसंख्या को नियंत्रण करना चाहिए। अब बहुत कहते हैं ना, पानी सर से ऊपर जा रहा है, ये वाली बातें उठने लगी। अब 1970 के दशक में बात तो उठी, पर लागू हुई ये चीज़ नहीं, सिर्फ बात, कानाफूसी जिसे कहते हैं ना, वो वाला काम हुआ कि हाँ होना चाहिए, हुआ नहीं, होना चाहिए, ये विचार लोगों के मन में आने लगा। अब बात करते हैं जब माओ से तुंग की डेथ हो गई 1976 की, 1976 में, 1976 में माओ से तुंग की डेथ हो गई। तब थोड़ा रिलैक्सेशन मिला लोगों को, उसकी नीति निर्माण को, कि अब जब जो मालिक ही नहीं रहा, कहते हैं ना, किसी घर का मुखिया ही नहीं रहे या फिर किसी वर्ग का मालिक ही नहीं रहे,
तब उसकी नीतियां कहाँ चलती हैं, नहीं चलेंगी ना। तब उसकी नीतियों को बड़े स्तर पर अनदेखा किया गया, जो ठीक थी वो रखी गई, जो नहीं अच्छी लगती थी उसको बदल दिया गया। कहते हैं इंसान की चीज़ इंसान के साथ ही चली जाती है। तो वही वाली बात थी, जब माओ त्से तुंग की डेथ हुई तो नीतियाँ बहुत बड़े स्तर पर जो लागू की गई थी उनमें वो दूसरे, अब तरीका नीति बनाने का दूसरा हो गया। उनके डेथ के समय जो पॉपुलेशन थी वो 95 से 100 करोड़ थी, 95 से 100 करोड़ तक थी पॉपुलेशन उस समय जब माओ त्से तुंग की डेथ हुई थी। अब यहाँ पर आपको एक फैक्चुअल क्वेश्चन जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या चीन में भी जनगणना होती है? तो बिल्कुल जनगणना होती है। जैसे भारत में 10 साल में जनगणना होती है, वैसे ही चीन में भी प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना की जाती है। 1978 की बात करते हैं, 1978 की, जब बड़े स्तर पर वन चाइल्ड पॉलिसी को लागू किया गया। आप कह सकते हैं लागू करने की शुरुआत कर दी गई, जो प्रॉपर तौर पर लागू किया गया वो 1979 से 1980 में किया गया। तो ये कुछ साल था, वो साल था जहाँ पर वन चाइल्ड पॉलिसी को लागू किया गया। और लागू करने का सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ कह दिया गया, नहीं, बहुत बड़े स्तर पर। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पर उदाहरण देना चाहूँ तो जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उस समय बड़े स्तर पर जनसंख्या नियंत्रण के लिए वो नसबंदी वाला कार्यक्रम चलाया गया था, वो आप उदाहरण कह सकते हैं। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिया है, अब इसको आप से उस पे मत ले जाना कि कांग्रेस बीजेपी के चक्कर में, एक नॉर्मल तरीके से सोचना। यूपीएससी के एस्पिरेंट्स ने सिर्फ उदाहरण दिया है जिससे आप समझ सके कि कितने बड़े स्तर पर चीज़ें हुई होंगी, ठीक है। अब वहाँ पे बड़ी बड़ी, कहते नहीं कि कभी किसी चीज़ को मनवाना हो तो उसके लिए उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, उसे पुरस्कृत करना चाहिए। तो ऐसे किया गया, राशन में बढ़ोतरी कर दी गई। उनको एक बच्चा जब होता तो उनको सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर दिया जाता कि हाँ भाई इसको एक बच्चा है। तो ये जनसंख्या नियंत्रण के लिए बड़े स्तर पर लालच भी दिया गया। जहाँ लालच की ज़रूरत थी, जहाँ ऑनर देने की ज़रूरत थी, वहाँ ऑनर भी दिया गया। और जहाँ थोड़ी कड़ाई की ज़रूरत थी, कड़े तौर पर, वहाँ वो काम भी किया गया। बड़े स्तर पर जुर्माना भी लगाया जाता था, अगर किसी को 2 बच्चे होते थे जेल तक हो जाती थी। अब जो कैपेबल होते थे, अमीर वर्ग के लोग होते थे, अच्छे पैसे वाले, वो पैसा जुर्माना दे देते थे और अपने बच्चे को आराम से देखभाल कर लेते थे। पर जो कैपेबल नहीं होते थे वो नहीं दे पाते थे। अब बड़ी बात ये आ गई कि 1979 में नीति लागू तो की गई वन चाइल्ड पॉलिसी पर, और इस पे एक्स्ट्रा क्या किया गया, 1982 में इसको संविधान में भी शामिल कर लिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में भी शामिल कर लिया गया, चीन के कॉन्स्टिट्यूशन में, कि जन्म दर, जो बच्चों की जन्म दर में अर्थात जनसंख्या नियंत्रण, जन्म दर को कंट्रोल करना सभी वहाँ के सिटीजन का, सभी नागरिकों का एक कर्तव्य बना दिया गया, उसका कर्तव्य बना दिया गया, संविधान में शामिल किया गया। तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो गई। और जब संविधान में चीज़ें शामिल हो गई तो आपको पता है कि संविधान में शामिल होना का बात हो जाती है कि वो वहाँ पे उस स्तर पे तो कि पत्थर की लकीर है, वहाँ पे हमारे और आपकी तरह इतनी आज़ादी नहीं है कि हम अपनी बात कह सकें, बोल सकें। तो संविधान में लागू कर दिया गया। और अभी आपको बताया कि बड़े स्तर पर जुर्माना और वगैरह वसूला जाने लगा। दूसरा बच्चा होता था तो जेल तक भी हो जाती थी। ऑल ओवर हमने ये देख लिया कि चीन ने किस तरीके से वन चाइल्ड पॉलिसी लागू करी। अब क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या निकला? क्या जनसंख्या नियंत्रण हुई? बिल्कुल जनसंख्या नियंत्रण हुई। और चीन की वर्तमान स्थिति आप देख भी सकते हैं, कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था है चीन। अब बात करते हैं कि ये जो चीन के लिए वरदान बनना चाहिए था वो अभिशाप कैसे बन गया। अभिशाप की स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। अब आप जानते हैं कि लड़कों को प्रेफरेंस देना, हमारी सोसाइटी में भी ये चीज़ें हैं कि लड़कों को प्रेफरेंस दी जाती है। मैं ये नहीं कहूँगी सभी घर में, पर है, ये रियलिटी है, मुँह नहीं मोड़ा जा सकता। लड़कों को प्रेफरेंस दी जाती है लड़कियों की अपेक्षा। अब चीन में तो पॉलिसी लागू कर दी गई कि एक बच्चा ही होना चाहिए। अब एक बच्चा होना चाहिए तो क्यों ना लड़का हो। इस चक्कर में औरतों को ज़बरदस्ती अबॉर्शन भी करवाया जाने लगा, गर्भपात होने लगा उनकी। अब गर्भपात होने लगा कि जब लड़का होगा तभी वो ही बच्चा होना चाहिए। तो औरतों की हेल्थ के साथ बहुत बड़ा इशू बन गया। अबॉर्शन बढ़े बहुत बड़े स्तर पर। लड़कियों, अगर लड़की हो जाती किसी को
तो उसको छोड़ देते, चुपचाप कहीं छोड़ ही आते, उसका पता भी नहीं करते कि क्या हुआ, कहाँ गई। और इससे क्या हुआ, लड़कियों का बड़े स्तर पर देह व्यापार में उनको ढकेला जाने लगा, बहुत बड़े स्तर पर ये चीज़ें भी बढ़ी। सेक्स रेशो लड़कियों का घटता गया। अभी कुछ 1 से 2 साल पहले की रिपोर्ट है, मीडिया में आई थी कि चीन के द्वारा पाकिस्तान, म्यांमार, जो उसके आसपास की कंट्री हैं, वहाँ से लड़कियों को शादी करके लाया जाता है। क्यों? क्योंकि जब उनके देश में वन चाइल्ड पॉलिसी लागू है तो लड़के को प्रेफरेंस दी गई, लड़कों को प्रेफरेंस देंगे तो लड़कियों का सेक्स रेशो तो ऑब्वियसली कम होगा ना। अब शादी करने के लिए तो लड़कियां चाहिए ही चाहिए। तो कुछ ये बातें रहीं बड़े स्तर पर, चीन के द्वारा उसके आसपास की कंट्रियों से लड़कियों को शादी करके लाया जाने लगा। ये आज 2 साल पहले की न्यूज़ है, खूब चर्चा में भी रही थी न्यूज़पेपर्स में। तो ये कुछ चीज़ें रहीं। अब बात करेंगे बहुत महत्वपूर्ण बात। तो क्या मैम, अगर किसी को, आप ये बताइए मैडम कि अगर किसी को 2 बच्चे होते हैं, जुड़वा होते हैं, तब चीन क्या करता होगा? तो यहाँ पे मैं आपको ये बात बता दूँ, ये बात जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि यहाँ पे चीन उसमें कुछ नहीं कर सकता था, वो तो प्राकृतिक था, चीन कुछ नहीं कर सकता था। पर लोगों ने क्या करना शुरू किया, लोगों ने करना ये शुरू किया कि वो सोचते थे कुछ ऐसे इंजेक्शन, कुछ ऐसी सर्जरी, कुछ ऐसी दवाइयाँ खिलाई जाएं औरतों को, ऐसी चीज़ें करी जाएं, कुछ ऐसा हो जिससे पहली बार में ही जुड़वा बच्चे हो जाएं, जुड़वा हो जाए, 3 बच्चे हो जाएं, तो जुड़वा बच्चे हो जाएं। उसमें चीन भी कुछ नहीं कर सकती, ये तो प्रकृति का है। तो इससे क्या हुआ, बड़े स्तर पर उनके हेल्थ के साथ खिलवाड़ होने लगा। तो आपने देखा कि किस तरीके से अभिशाप बन गई। और अब क्या हो रहा है, अब वर्तमान समय में चीन में जो बुजुर्ग हैं, ओल्ड सिटीजन हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है। अब डिपेंडेंसी बढ़ रही है। और कैसे बढ़ रही है, जो युवा हैं, वहाँ के जो बच्चे हैं, उन पर डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी। कैसे? उनके दादा दादी, अगर परदादा दादी भी जिंदा है तो वो भी, फिर दादा दादी भी, और फिर मदर फादर भी। तो जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, जो युवा हैं, उन पर कितना बर्डन बढ़ जाएगा। तो बर्डन बढ़ जाएगा उन पर, वो मेंटली डिप्रेस रहने लगेंगे। भाई पैसा तो चाहिए ना लोगों को, खाना खिलाने के लिए, पालने के लिए, कमाने वाला 1 और खाने वाले 6, इस तरीके से कुछ चीज़ें हो जाएंगी। साथ ही साथ जो प्रधानमंत्री हैं चीन के, शी जिनपिंग के द्वारा, अब ये चर्चा का विषय क्यों रहा, क्योंकि 2016 में 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू की गई थी कि 2 बच्चे होने चाहिए। 2016, अभी 3 से 4 साल का ही डिफरेंस हुआ। 2021 में 3 चाइल्ड पॉलिसी भी लागू कर दी गई। तो इतने बड़े स्तर पर चीन कहीं ना कहीं पैनिक हो रहा है। पैनिक क्यों हो रहा है? जब जनगणना हुई तो ये बताया गया कि 2050 तक 1/3 आबादी, 1/3 आबादी लोग बुजुर्ग हो जाएंगे, यानी कि जो वर्किंग जनरेशन है वो बाहर हो जाएगी, डिपेंडेंसी वाली जनरेशन बढ़ जाएगी। काम जिनको करना चाहिए, जो लोग काम करते हैं, उनकी संख्या कम हो जाएगी। अब इससे क्या होगा, जब संख्या कम हो जाएगी, डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी। डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी तो और भी बहुत सारी तरीके के क्राइम, युवाओं का माइंडसेट पता नहीं कैसा रहेगा, क्योंकि जब उस पर डिपेंडेंसी बढ़ेगी। तो इस कारण से चीन ने 3 चाइल्ड पॉलिसी लागू कर दी है। अब 3 चाइल्ड पॉलिसी लागू कर दी, वो भी ठीक है, लागू कर दी। अब क्या चीन ने लागू कर दी तो तुरंत लोगों की मेंटलिटी बदल जाएगी कि जिन लोगों की मेंटलिटी थी उन्होंने अपना स्टैंडर्ड 1 चाइल्ड से मेंटेन करना शुरू करा था, क्योंकि होती है बड़ी बड़ी फैमिलीज़ में आदत कि इतना बड़ा खर्चा बढ़ जाएगा, 3-3 बच्चों का, ये सब चीज़ें, तो उन्हें आदत पड़ चुकी है। और आदत एक तुरंत नहीं बदली जाती, एक लंबे समय लगता है। जैसे 1 चाइल्ड अपनाने के लिए, 1 चाइल्ड पॉलिसी अपनाने के लिए एक लंबा समय लगेगा था, इसी तरह ये 3 चाइल्ड पॉलिसी अपनाने में भी एक लंबा समय लगेगा, क्योंकि उनको आदत पड़ चुकी है। जो बड़े लोग, बड़े स्तर के अच्छे फैमिली वाले लोग हैं, अच्छे पैसे वाले लोग हैं, उनको आदत पड़ चुकी, भाई 1 बच्चा है, ठीक है, 1 बच्चा कर लेंगे, 1 बच्चा होगा, आराम से अपना स्टेटस भी मेंटेन हो जाएगा, क्योंकि बड़े स्तर पर खर्चे बढ़ रहे हैं। अब वो लोग नहीं चाहते कि 2 से 3 बच्चे हों, तो अब उनका क्या रहेगा चीज़ें। अब इसमें एक समस्या और खड़ी हो जाएगी। समस्या ये खड़ी हो जाएगी, जो वहाँ के गांव के लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, वो आज भी अपनी परंपरा को मानते हैं, तो वो बड़े स्तर पर वहाँ पर जन्म होंगे बच्चों के, इससे असमानता बढ़ेगी।
वहाँ पर जो गरीब लोग हैं, जनजाति लोग हैं, उनके पास खाने पीने का इतने साधन नहीं होंगे, और जो अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं वो वन चाइल्ड ही रखेंगे। तो कहीं ना कहीं असमानता भी बढ़ेगी। या तो उन लोगों को भी वो सारे साधन मुहैया कराए जाएं जिससे सभी लोग पढ़ें। अब वो बच्चे तो पैदा हो जाएंगे, बच्चे तो हो जाएंगे, क्या वो स्किल्ड होंगे, क्या वो पढ़े लिखे होंगे? तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कुछ आगे आने वाले समय में चीन को देखनी पड़ सकती हैं। तो आपसे मेरा क्वेश्चन बस इतना ही है कि अब आप भारत के स्तर पर भी, जैसे हम हमेशा बात उठती रहती है, तो इसको सोच के देख सकते हैं, क्योंकि ये चर्चा का विषय रहा है और बहुत सारे देशों में पॉपुलेशन ग्रोथ करने के लिए, यंग जनरेशन बढ़ाने के लिए इस तरीके की चीज़ की भी जा रही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा किए जाएँ। तो भारत के बिहाफ पे हो सकता है यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि क्या भारत में इस चीज़ें लागू करना सही रहेगा तो कितने हद तक सही रहेगा, अगर लागू करनी चाहिए तो किस तरीके से लागू करनी चाहिए। आई होप कि आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे।